गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी पॉइंट पर, जहां हम आज बात करेंगे अपभ्रंश शैली के बारे में। देखिए, इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, देखते हैं, उत्तर मध्यकाल की सर्वप्रथम शैली अपभ्रंश शैली है। देखिए, इसमें पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल दो पीरियड हैं। इसमें देखिए, पूर्व मध्यकाल में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पाल शैली के बारे में पढ़ा। कौन सी शैली? पाल शैली के बारे में पढ़ा। इसको देखिए दो पार्ट्स में पढ़ा। जाहिर सी बात है कि डिटेल में पढ़ा होगा, यानी कि सभी चीजों को डिटेल में पढ़ा। देखिए, पाल शैली हो गई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, मध्यकाल को कहा जाता है, यानी मध्यकाल को क्या कहा जाता है? तो मध्यकाल को पोथियों की कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोथियों की कला मध्यकाल को कहा जाता है। इसको भी देखिए दो पार्ट में हम विभाजित कर सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट है वो है पूर्व मध्यकाल। जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है? पूर्व मध्यकाल। और जो हमारा सेकंड है वो है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। और इसको देखिए, उत्तर मध्यकाल को ही अपभ्रंश शैली पढ़ेंगे। और इसमें देखिए क्या है, उत्तर जो आपका उत्तर मध्यकाल है, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? वो है 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी। इसका देखिए टाइम पीरियड क्या है? 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी। और देखिए, अगर एग्जाम में उत्तर मध्यकाल का टाइम पीरियड पूछा जाए तो अलग है, और अपभ्रंश शैली का टाइम पूछा जाए तो अलग है। देखिए, टाइम पीरियड लगभग सेम ही है। देखिए, उत्तर मध्यकाल के टाइम पीरियड की बात करें तो 1000 से लेकर 1550 टाइम पीरियड रहता है। कुछ बुक में 1600 भी इसका टाइम पीरियड है। लेकिन अगर जैसे कि कहते हैं कि अगर अलग अलग टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, यानी पूर्व मध्यकाल का और उत्तर मध्यकाल का, या उत्तर मध्यकाल का और अपभ्रंश शैली, तो आप लोग इसका आंसर भी अलग अलग ही देंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके हैं वो कंफ्यूज करने वाले होते हैं। लेकिन अगर आपने डिटेल में इसको पढ़ा है तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और राइट आंसर पे ही आप लोग टिक करेंगे। देखते हैं सेकेंड जो हमारा है पॉइंट, इसको देख लेते हैं। ये देखिए, अपभ्रंश शैली राजपूत काल तथा सल्तनत काल के अंतर्गत पनपी। देखिए, उत्तर मध्यकाल की जो पहली शैली है वो कौन सी है? जो हमारी पहली शैली, यानी उत्तर मध्यकाल की जो पहली शैली है वो अपभ्रंश शैली है। अपभ्रंश शैली को ही जैन शैली के नाम से पुकारा गया। क्या पुकारा गया? जो अपभ्रंश शैली है उसे ही जैन शैली के नाम से पुकारा गया। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से नामकरण किया। देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे विद्वान होते हैं, जिसमें कुछ लोग कुछ नाम देते हैं और कुछ विद्वान जो होते हैं वो कुछ नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं और किसी चीज़ का नामकरण करना हो, तो जैसे 7 लोगों ने एक नाम दिया और 3 लोगों ने एक नाम दिया, तो जिधर ज़्यादा मत होते हैं वही नाम प्रचलित हो जाता है। इसी तरह से जैसे इसको बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया, लेकिन जिस नाम को ज़्यादा विद्वानों ने कहा वही नाम पड़ गया। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट है। देखिए, अपभ्रंश शैली में गिरावट के चिन्ह एलोरा नाच, सत्तनवासल, तिरुमलाई चोल के अंतिम दौर के चित्रण से प्रकट होने लगते हैं। देखिए, एलोरा नाच, सत्तवासल, तिरुमलाई चोल, ठीक है ना। अब देखिए, अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं वो कैसे हैं? वो बहुत ज़्यादा, उनमें क्या है, जो नाक है वो चेहरे से बाहर है। क्या है?
जो नाक है वो चेहरे से बाहर है, यानी बाहर निकली हुई है। और जो आँख है वो भी गाल से, यानी गाल के बाहर निकली हुई दिखाई गई है। ठीक है ना। जो अंग है वो बहुत ही जकड़न नुमा अंग यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। जकड़न नुमा यानी रेखाओं में लय नहीं है, यानी कोण नुमा और रेखाओं में लय नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इन चित्रों में अपभ्रंश की कुछ विशेषताएं, जैसे चेहरे के बाहर निकली नाक, एक आंख का बाहर होना व अंगों में कोणीयता आना। जैसा कि हमने अभी देखिए आपको बताया कि यहाँ के जो चित्र है उनके जो आंख हैं वो चेहरे से बाहर निकली हुई हैं और जो गाल है वो भी बाहर निकले हुए दिखाए गए हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। देखते हैं, यानी कि अंग जो बने हुए हैं वो कोण नुमा बने हुए हैं, यानी कि रेखाओं में लय नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर महरौली से 60 किलोमीटर दूर आला उदल की छोटी कचहरी में 12वीं सदी, कितनी 12वीं सदी के अंतिम तृतीयांश में बने चित्र अपभ्रंश शैली के हैं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ में अगर राज्य पूछा जाए तो आला उदल, अगर राज्य पूछा जाए तो आला उदल, है जो 12वीं सदी के चित्र मिले हैं। कौन सी सदी के? 12वीं सदी के चित्र मिले हैं। वो किससे मैच खाते हैं? वो अपभ्रंश शैली से मैच खाते हैं। किससे? वो अपभ्रंश शैली से मैच खाते हैं। देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इसी कचहरी को विष्णु मंदिर भी कहा जाता है। देखिए, जो छोटी कचहरी को विष्णु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। किस वंश के शासक ने निर्माण कराया? तो इसको चंदेल वंश के शासक। किसने? चंदेल वंश के शासक। चंदेल वंश के शासक ने निर्माण कराया। किसने कराया? मदन वर्मा ने। देखिए, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इससे चंदेल राजा मदन वर्मा ने निर्मित कराया था। देखिए, हरमेन को देखिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अपभ्रंश शैली का नामकरण। इसमें देखिए, अपभ्रंश जो शैली है उसके चित्र परिपाटी की खोज का प्रथम लेख 1913 यानी 1913 ईस्वी में श्री हरमेन ने दिया था। अब देखिए, इसका ट्रिकी तौर से हम कैसे इसको याद रख सकते हैं। हरमेन को क्या करते हैं? ट्रिक से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हरमेन को निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? हरमेन को निकाल लेते हैं। हरमेन को निकाल लेते हैं। हरमेन यानी प्रत्येक इंसान, प्रत्येक व्यक्ति। अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं वो गुड्डे गुड़िया नुमा चित्र यानी मानव आकृतियां मिली हुई हैं। इसमें लयात्मक चीजें नहीं बनी थीं। तो ये जो गुड्डे गुड़िया बचकानी चीजें हैं, कैसी हैं? बचकानी चीजें हैं। तो हर इंसान इसको बना सकता है। जैसे जो बचकानी चीज़ें होती हैं जिसमें ज़्यादा जैसे बारीकियां नहीं होती हैं, फिनिशिंग नहीं होती है, तो उसको तो हर इंसान तोड़ मरोड़ के बना ही सकता है। ठीक है ना। तो हर व्यक्ति इसको बना सकता है। तो याद ऐसे रख सकते हैं कि जो अपभ्रंश शैली है
उसमें देखिए बहुत ही जैसे गुड्डे गुड़िया जैसे चित्र बने हुए हैं, और इसको कैसे, जैसे हरमैन ने दिया था, तो हरमैन यानी हर आदमी इसको बना सकता है, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इनका जन्म देखते हैं। जन्म है गुजरात। देखिए ये गुजराती शैली है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसका नाम दिया। गुजराती शैली भी कहा जाता है, पश्चिमी भारतीय शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी भारतीय शैली भी कहा जाता है, और जैन शैली भी कहा जाता है। और कौन सी शैली कहा जाता है? और अपभ्रंश शैली भी कहा जाता है। अब गुजराती शैली यानी कि गुजरात में इसका उदय होने के कारण गुजरात में इसकी स्टार्टिंग होने की वजह से एन.सी. मेहता, किसने? एन.सी. मेहता ने इसको क्या कहा? इसको कहा गुजराती शैली। एन.सी. मेहता जी ने क्या कहा? इसको कहा गुजराती शैली। इसको देखिए, अपभ्रंश शैली को पाल शैली, अपभ्रंश शैली दोनों को मिक्स मत कीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। देखिए पाल शैली कहाँ से स्टार्ट हो, तो देखिए पाल शैली कहाँ से स्टार्ट हो, तो पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में पाल राजाओं का शासन था ना, जबकि आपकी अपभ्रंश शैली कहाँ से स्टार्ट होती है। चीजें बहुत समझकर करिएगा। देखिए पश्चिमी भारतीय शैली के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए जो पश्चिमी भारतीय शैली है तो उसको देखिए आनंद कुमार स्वामी, लामा तारानाथ जी। देखिए आनंद कुमार स्वामी और लामा तारानाथ जी के बारे में। इसमें देखिए पाल शैली को पूर्वी शैली नाम दिया गया। लामा तारानाथ जी ने, देखिए जो लामा तारानाथ जी थे वो क्या थे कि जो चीज़ जहाँ पर पाते थे, जैसे जो चीज़ जहाँ पर पाते थे वो उसी का नाम उसी से रख देते थे, यानी कि जिस चीज़ को जिस क्षेत्र में पाया उसका नाम उन्होंने वही रख दिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैन शैली। जैन शैली अन्य बहुत से विद्वान। देखिए अगर हम बात करें पाल शैली की, तो पाल शैली में धर्म बताया था, तो कौन सा धर्म बताया था? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म बताया था। और बौद्ध धर्म में कौन सा? इसमें देखिए महायान शाखा और हीनयान, और इसमें क्या होता है? महायान होता है, जिसमें महायान बताया था जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। क्या करते थे? मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, उनको महायान शाखा के अनुयायी माना जाता है। देखिए अपभ्रंश शैली के बारे में देख लेते हैं। देखिए अपभ्रंश शैली राय कृष्ण दास जी ने दिया। अपभ्रंश शैली में किस धर्म के चित्र मिलते हैं? तो जैन शैली के। किस चित्र कैसे मिलते हैं? जैन शैली के। लेकिन बहुत से विद्वानों ने इसका क्या नाम दिया? जैन शैली नाम दिया। हालांकि स्टार्टिंग में इसको अपभ्रंश शैली नाम ना देकर जैन शैली ही कहा जाता है। क्या स्टार्टिंग में इसका नाम रखा गया? इसका देखिए अपभ्रंश शैली ना नाम देकर जैन शैली ही रखा गया था। ज्यादातर विद्वान जो थे वो जैन शैली के ही पक्ष में थे। देखिए जैन शैली नाम इसलिए यहाँ पर सही नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर जैन शैली के चित्र नहीं मिलते हैं। क्या नहीं मिलते हैं? जैन शैली के चित्र नहीं मिलते हैं। यहाँ पे देखिए इसके अलावा विष्णु धर्म के चित्र यहाँ पर मिल जाते हैं। किस धर्म के? विष्णु धर्म के चित्र मिल जाते हैं। ज्यादा सुटेबल नहीं लगा, इसीलिए इसका खंडन किया गया।
इसीलिए देखिए इसका जन्म गुजरात में नहीं हुआ, इसलिए गुजराती शैली भी नहीं पड़ा। क्या हुआ? इसका जन्म गुजरात में भी नहीं हुआ, इसलिए गुजराती शैली भी नहीं पड़ा इसका नाम। इसी तरह पश्चिमी भारतीय भी इसका नाम दिया। सारी चीजों को मिलाकर के यानी चीजों को देख के समझकर काफी विद्वानों ने इसका नाम क्या दिया? अपभ्रंश शैली। यानी कि राय कृष्ण दास जी ने इसका नाम अपभ्रंश शैली दिया। किसने दिया? राय कृष्ण दास जी ने। राय कृष्ण दास जी ने इसका नाम क्या दिया? अपभ्रंश शैली। काफी विद्वान इसके मत से सहमत थे। क्योंकि सहमत थे, बताइए। देखिए, अपभ्रंश का मतलब होता है कि गिरावट। क्या मतलब होता है अपभ्रंश का? अपभ्रंश का मतलब होता है गिरावट, गिरावट वाली चीजें। हिंदी साहित्य में अपभ्रंश किसके लिए यूज हुआ? तो हिंदी साहित्य की बात करें तो जब गिरावट आ जाती है तो हिंदी साहित्य में तो उस चीज को क्या कहा जाता है? तो उसको अपभ्रंश नाम दिया गया था। इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। यहाँ पर चित्र आपको कैसे मिलते हैं? गिरावट वाले चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में फिनिशिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इसका सेकेंड पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आप ये ज़रूर बताएं कि हमारा चैनल आपको कैसा लगता है या हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।